क्या है, ग्रांट क्या है, तब न अकाउंटिंग की बात करेंगे। तो पढ़िए इसका नाम क्या है, सॉरी ऑब्जेक्टिव जिसको बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव समझते हैं। एस क्यों बना? ये एस बना अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। अब गवर्नमेंट ग्रांट को सब्सिडी बोलो, टैक्स इंसेंटिव बोलो, ड्यूटी ड्रॉबैक बोलो, या किसी और नाम से पुकारो, लेकिन गवर्नमेंट का मतलब क्या है? इस एस के लिए गवर्नमेंट का मतलब क्या है? इस एस के लिए गवर्नमेंट का मतलब केवल गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट तो है ही, लेकिन गवर्नमेंट की जो एजेंसीज है ना, जैसे कि आरबीआई, नाम सुना है, नाबार्ड, नाम सुना आपने, चलो सेबी मान लो, हालांकि सेबी का है कोई रोल नहीं है, नाबार्ड का रोल है, या कोई सिमिलर बॉडीज, या उस तरह की और भी कोई बॉडीज हो। और मजे की बात सुनना, चाहे वो लोकल हो, चाहे वो नेशनल हो, चाहे इंटरनेशनल हो, मतलब इसमें गवर्नमेंट का मतलब इंडियन गवर्नमेंट भी है क्योंकि वो नेशनल है, दिल्ली गवर्नमेंट भी है क्योंकि वो स्टेट है, और एमसीडी भी है क्योंकि वो लोकल है, और चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफ यूके हो, ये सब भी इस एज के अंदर कवर होंगे गवर्नमेंट का मीनिंग। सिमिलर बॉडी आरबीआई है उसके जैसे कोई चीज हो, तो यहां गवर्नमेंट का मीनिंग थोड़ा सा वाइड है। लीगल सेंस में जो गवर्नमेंट का मतलब होता है, यहां लीगल सेंस में मतलब नहीं है, हमारे अपने काम के लिए है। चलो नंबर 2, अच्छा तो ग्रांट का क्या मतलब है? गवर्नमेंट तो समझ गए, ग्रांट का क्या मतलब है भाई? ग्रांट का एक ही मतलब है, असिस्टेंस बाई गवर्नमेंट। असिस्टेंस किसको बोलते हैं? मदद, हेल्प, चाहे वो कैश हो, और चाहे वो काइंड हो। अब कहेंगे कैश तो समझ में आ रहा है, काइंड का मतलब क्या हो? आपको फ्री में सोलर पैनल दे दिया, कैश नहीं दिया, सोलर पैनल दे दिया बैटरी के साथ, बताइए क्या है? मदद है, काइंड में मदद है। चलो कभी यूपी के बच्चे हैं इसमें, गवर्नमेंट ने लैपटॉप बांट दिया, कभी बांटा था? वो अलग बात है 2 महीने में खराब भी हो गया, लेकिन बांटा तो था, वो भी गवर्नमेंट ग्रांट था, कैश तो नहीं था, काइंड था। किसी को छात्रवृत्ति मिलती थी, स्कॉलरशिप किसी को मिलती थी, मुझे भी मिली थी स्कॉलरशिप, तो स्कॉलरशिप भी गवर्नमेंट ग्रांट है, उसमें कैश मिलता है। अच्छा बिहार की कोई गर्ल्स हैं, वहां पे नीतीश कुमार ने साइकिल बांटा था, अभी भी मिलता है, बॉयज को नहीं मिलता, खाली गर्ल्स को। तुम भी चले जाओ पहन के, क्या दिक्कत है, आ जाओ, चलो आ जाओ। तो साइकिल, अब साइकिल भी क्या है? चलो किताबें दे दी, ये भी क्या बुक्स मिलता था, ये क्या है? काइंड। तो बिजनेस में भी चलो मान लो यूपी गवर्नमेंट ने इन्फोसिस को नोएडा में 10 एकड़ जमीन फ्री दे दी, आप साहब हमारे यहां आइए, यहां पे फैक्ट्री अपनी लगाइए, अपने क्या बोलते हैं वो ऑफिसेज खोलिए, क्योंकि देखो एक बार अगर इन्फोसिस आ गया तो उसके आसपास डेवलपमेंट होनी होनी, और भी लोग आएंगे, तो बड़े को इसीलिए इनवाइट करते हैं ताकि वहां छोटे का माहौल भी बन जाए। सबसे बड़ा रोजगार तो मिलेगा कम से कम यूपी वाले लोगों को, जो जब देखो तो जय श्री राम के नारे लगाते हुए, जब देखो तो फीलिंग हैप्पी टेकिंग सेल्फी विथ जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, यही चल रहा है, मंडल अध्यक्ष बन रहे हैं, कमंडल अध्यक्ष बन रहे हैं, इसी में बच्चे खुश हैं, जबकि मिलना उसमें कुछ नहीं, नेता के पीछे जय श्री राम करते रहो, लड़ाई करते रहो, यही काम होना है। लेकिन बच्चे खुश हैं क्योंकि कोई और रोजगार नहीं है, इन्फोसिस आएगा तो कुछ काम मिल जाएगा। आगे चलो, काहे के लिए असिस्टेंस क्यों दे रहे हैं? गवर्नमेंट असिस्टेंस फ्री में किसी को कुछ नहीं देती, बुखार ना दे किसी को, देखो वो देती है फॉर पास्ट और फॉर फ्यूचर कंप्लायंस विद सर्टेन कंडीशन।
देसु बोला सर हमारे चाचा विधायक हैं। ठीक है, लगे रहो बेटा, लगे रहो, ठीक है कि नहीं, चचा हमारे विधायक हैं, आ जाओ इधर। तो पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस, इन्फोसिस को कोई दहेज में नहीं मिल रहा है। आपने 3 साल के अंदर यहां अपना ऑफिस शुरू करना है और कम से कम 1000 यूपी के लोगों को रोजगार देना है, हमारी शर्त है, तब मिलेगा। किसी कंपनी को हमने इनवाइट किया, मान लो जापान की किसी कंपनी को इनवाइट किया, तो उनको बोला कि भैया देखो लैपटॉप यहीं बनाना है, इंपोर्ट करके नहीं लाना है। हमने ताइवान की किसी कंपनी को इनवाइट किया कि यार हमारे यहाँ ही बना लो पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, क्योंकि ताइवान वाले सबसे ज्यादा बनाते हैं, पूरे वर्ल्ड का मतलब पेन ड्राइव वही बनाते हैं। तो हमें पता ही नहीं पेन ड्राइव कैसे बनता है, हमें तो बस पेन ड्राइव के नाम पे पेन बना लेते हैं हम लोग, बार बार ड्राइव बन ही नहीं पा रहा। तो कोई ताइवान की मस्त कंपनी है, उसको भारत सरकार ने कहा आ जाओ तुम्हें ग्रेटर नोएडा में हम 10 एकड़ जमीन फ्री देते हैं, पैसा भी चाहिए 10 करोड़ रुपए भी देते हैं, लेकिन प्लीज पेन ड्राइव यहाँ बनाओ, हम इंपोर्ट नहीं करना चाहते। लैपटॉप यहाँ बना, सुनोगा आपने, यूनिट लिंक्ड प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव भारत सरकार देती है कि यहाँ बनाओ एसी, यहाँ बनाओ फ्रिज, बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे। सर एसी फ्रिज तो बनने लगा, लेकिन लैपटॉप, प्रोजेक्टर, कैमरा, ये वेरिएबल माइक, ये सब अभी नहीं बन पा रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस है, इकोसिस्टम इसका नहीं है यहाँ पे। लेकिन क्या बोलते हैं, हम तो यूज तो बहुत कर रहे हैं। अब आ जाओ आ जाओ, हमारे इंडिया में आओ, ये काम करो, फिर तुम्हें हम देंगे, प्रोडक्शन करोगे तो कैश देंगे, जमीन पहले दे रहे हैं। तो बताइए यही सब चीजें होती हैं, इसको बोलते हैं पास्ट कंडीशन, या बताइए फ्यूचर कंडीशन। पास्ट कंडीशन, पास्ट में आपने इतना एक्सपोर्ट किया तो ये पैसा मिलेगा, फ्यूचर में ये करोगे तो अभी ले लो कोई बात नहीं, लेकिन कंडीशन पूरी करके जाना, नहीं तो पैसे वापस। आया भाई ऑनलाइन समझ में, ऑफलाइन आया समझ में? तो चलो कोई पूछे कि गवर्नमेंट ग्रांट क्या, बोल बेटा। पास्ट कंडीशन का मतलब है कि आपने 5000 यूनिट पिछले साल बनाया है लैपटॉप, ये लीजिए 5000 गुने 1000, हमारी तरफ से 50 लाख, ठीक है। आपने पिछले साल 10,000 कारें बाहर एक्सपोर्ट करी है, हर कार के लाख रुपए हम देंगे, ड्यूटी ड्रॉबैक। कुछ करके दिखाइए, फिर हम आपको रिवार्ड देते हैं। तो वापस नहीं, उसने बोला था नंबर 1 लाइए, 2.5 लाख रुपए हम देते हैं, ठीक बात है। चलिए, तो इसमें कंडीशन पास्ट भी हो सकती है और कंडीशन फ्यूचर भी। फ्यूचर मतलब आप यहाँ के 1000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, तब हम आपको फ्री में 10 एकड़ जमीन देंगे, बोलिए मंजूर है? आइए फिर, लेकिन 1000 लोग हमारे होने चाहिए, यूपी के इंजीनियर, यूपी के क्लर्क, जो भी हो, लेकिन यूपी के होने चाहिए, ठीक बात है। चलो, तो एक बार कोई पूछे गवर्नमेंट ग्रांट क्या है, तो नाम नहीं लेना है कि गवर्नमेंट ग्रांट चंदे को बोलते हैं, जमीन फ्री मिल गया उसको बोलते हैं, ये सब नहीं बोलना है। क्या बोलना है? अपनी लैंग्वेज। क्या है अपनी लैंग्वेज? असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट, ये पहली बात है। कैश और काइंड दूसरी बात है। फॉर पास्ट एंड फ्यूचर कंप्लायंस, तो दो चीजों को, एक लंबी लाइन किसी को याद नहीं होती, लेकिन चीजों को तोड़ के फील करो, महसूस करो बेटा, हमारी जिंदगी है ना ये। मुझे तो ये लाइन सैराना लगती है, जैसा आपको कोई गाना सुन के अच्छा लगता है, वैसे ही मुझे ये लगता है कि यही मेरी जिंदगी है, इसी से मैंने 100-200 करोड़ कमाए हैं और कमाएंगे, तो मेरा तो दिल इसमें लगना चाहिए ना। और आप 1000 करोड़ कमाएंगे तो आपका दिल भी इसी में लगना चाहिए। यही आपकी जिंदगी है बेटा, यही दिल लगाओ। फिर से बोलो, 3 चीजें कौन सी महसूस की? असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट, कैश और काइंड, फॉर पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस। अब मजाले भूल जाओगे, नहीं समझ आया तो अभी पूछना, बाद में नहीं। अच्छा सुनो, असिस्टेंट बाय गवर्नमेंट में गवर्नमेंट का मतलब क्या है? गवर्नमेंट मतलब केवल भारत सरकार नहीं है,
लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एजेंसी। और एजेंसी भी तो कोई बात नहीं है। मान लीजिए यूरोप का कोई मानव अधिकारी, क्या बोलते हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन है, कोई ऐसा है, कोई बड़ी बॉडी है, उसने किसी मतलब इंडिया में किसी को बोल दिया कि भाई ये लो पैसे, अनाथ आश्रम खोलो, अनाथ के बच्चों को, मतलब जो अनाथ बच्चे हैं उनको रखो, पालो पोसो, सीए कराओ। चलो टॉपर्स को पैसे दे दिए किसी ने, कोई जिनके मम्मी पापा नहीं है उनको आप ये करो, मदद करो। बताओ ये क्या हुआ? ये भी गवर्नमेंट, भले वो गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, लेकिन उसी की तरह चीज है, हमारा काम चलेगा। ठीक है, नेचर तो वही है ना। आगे बढ़ो। अरे ये क्या हो गया, दिख नहीं रहा मुझे। बच्चे कहाँ गायब हो गए यार, यही तो थे। नहीं यार, टैब भी बंद हो गया मेरे से, पता नहीं कैसे, कम वक्त गूगल ही बंद कर दिया हम, गलती से ही बंद हो गया। रुक जो, बुलाने दो, बेचारे बच्चे नाराज हो जाएंगे। नहीं बेटा, ग्रुप में कोई नहीं आएगा। भरत भाई, अरे देखो तो ये बंद हो गया क्या टेलीकास्ट? चलो आ जाओ, चल रहा है, मुझे नहीं दिख रहा। चलो कोई नहीं, भरत भाई आएंगे। सुनिए, अब पढ़िए। हमने पढ़ा था क्या शामिल होता है, तो कभी कभी लिखा होता है क्या नहीं होता है। जैसे याद है इन्वेंट्री, ये होता है लेकिन इस पे नहीं होता, ध्यान है? तो देखो यहां भी है बेटा, कहता है एक्सक्लूड दोज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस विच कैन नॉट बी रीजनेबली वैल्यूड। जिसको हम रीजनेबली वैल्यू नहीं कर सकते वो नहीं हो सकता। मतलब जिसका मनी में मेजरमेंट नहीं हो सकता वो हम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, भारत सरकार ने आपको मदद करी अमेरिका गवर्नमेंट का कोई कॉन्ट्रैक्ट दिलाने में। आपके जो भारत सरकार के एम्बेसडर हैं अमेरिका में, उन्होंने आपको रिकमेंड किया कि हमारे यहाँ के बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, इनको ठेका दीजिए आप। इन्होंने हमारे यहाँ ताजमहल बनाया था, इन्होंने लाल किला बनाया था, इनके दादाजी ने बनाया था, बहुत बड़े ठेकेदार हैं ये। अब ऐसी मदद को, ऐसे रिकमेंडेशन को तुम वैल्यू कर सकते हो? मुश्किल। इसको मनी में कैसे में? तो मदद किया, दिया हुआ कुछ नहीं, लेकिन ये भी बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, या मान लीजिए इंडिया के फिनेंस मिनिस्टर, 5 कंपनियों ने रोड शो किया अमेरिका में कैपिटल इशू करने के लिए, और हमारे फिनेंस मिनिस्टर ने जाके वहां लोगों को आश्वासन दिया कि हम भारत सरकार की तरफ से ये श्योर करते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर को किसी तरह नहीं होने देंगे, टैक्स की दिक्कत नहीं होने देंगे। अब ये इंश्योरेंस के बाद हो सकता है फॉरेन के इन्वेस्टर ज्यादा हो जाए, हाँ या ना? लेकिन क्या आप इसको मेजर कर सकते हैं कि भारत सरकार ने कितनी आपकी मदद करी? डिफिकल्ट, मुश्किल है। तो ऐसी चीजें यहां वैल्यू नहीं होंगी। और आगे सुनो, ट्रांजेक्शन विद गवर्नमेंट विच आर इन नेचर ऑफ नॉर्मल ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन, वो इसमें नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए भारत सरकार ने या यूपी गवर्नमेंट ने, चलो बिहार गवर्नमेंट ने साइकिलें बांटनी है, तो बिहार गवर्नमेंट को साइकिल तो कम से कम 1 लाख चाहिए होता होगा, हाँ या ना? साइकिल 5,000 का करना, 1 लाख गुने 5,000, 50 करोड़ का ऑर्डर है। मान लो ये 50 करोड़ का ऑर्डर उन्होंने आपकी कंपनी को दे दिया, आप हैं एटलस साइकिल, 50 करोड़ में कम से कम 10 करोड़ तो कमाएंगे आप। तो क्या ये गवर्नमेंट असिस्टेंस है? क्यों, काय नहीं है? ये तो नॉर्मल ट्रांजेक्शन, हमको नहीं देता तो किसी न किसी को दे देता ही। ये तो मैं डील कर रहा हूं भाई, इसमें कोई मदद थोड़ा ना, चंदा थोड़े ना है। चंदा मतलब ऐसे ही दे दिया, कंडीशन
कोई मतलब वो करने के बाद सोशल कंडीशन, आर्थिक कंडीशन, ये थोड़े ना डील कर रहे हैं। भाई देखो, भारत सरकार ने कहीं ना कहीं से फर्नीचर तो खरीदना ही है, तो मेरे दुकान से खरीद लिया, तो ये गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है, नहीं बड़े मेहरबानी हमारे दुकान से खरीदा आपने, ये तो नॉर्मल ट्रांजेक्शन है जिसका तो सेल परचेज की तरह अकाउंटिंग होगा। ठीक है, आखिर भारत सरकार ने किसी न किसी टेबल कुर्सी खरीदनी है ना, नहीं किसी न किसी से कागज प्रिंट करवाना ही है ना, फाइल प्रिंट करवानी है ना, किसी न किसी से एसी खरीदना है, किसी न किसी को कॉन्ट्रैक्ट देने है बिल्डिंग बनाने के लिए, तो हमको दे कोई आसान थोड़ा ना कर दिया, करना तो है उसको। चल, लेकिन कुछ चीजें इसमें एक्सक्लूड है भाई। कौन सी चीजें एक्सक्लूड है? चेंजिंग प्राइसेज में गवर्नमेंट ग्रांट पे क्या असर होता है, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में एस 12 लागू नहीं होगा, भूल जाओ। सुना आपने ठीक से? इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में एस 2 लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसकी अलग मजबूरियां हैं, अलग परेशानियां हैं। साफ साफ इसने बता दिया कि जहां चेंज इन प्राइसिंग होगा वहां पे एस 12 लागू नहीं होगा। जब प्राइस बढ़ता है ना बेटा, 100 है करंट परचेजिंग पावर, बाद में करंट परचेजिंग पावर उतने ही गुड्स को बनाने के लिए 120 चाहिए, यहां इन्फ्लेशन हुआ इन्फ्लेशन। तो जब इन्फ्लेशन हुआ तो आप जो सेल दिखा रहे हैं 2 लाख, सही में वो 2 लाख नहीं है, वो सेल कितनी है तो 2 लाख, बिल बना है 2 लाख का। कभी पढ़ा है जीडीपी ऑन रियल टर्म्स, जीडीपी ऑन नोशनल टर्म्स? नोशनल मतलब जो करंट ईयर होता है, और जीडीपी जो होता है कांस्टेंट परचेजिंग पावर। सुना है कभी कांस्टेंट परचेजिंग पावर? बताइए। 1,80,000, 81, चलो जो भी है जो भी है जो भी है, सुनो, इसको बोलते हैं नॉर्मल फिनेंशियल स्टेटमेंट, और इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग आपने कभी नहीं पढ़ा है। एस कहता है जब कभी इन्फ्लेशन अकाउंटिंग करोगे उस पर हम एस 12 लागू नहीं करेंगे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, तुम भी भूल जाओ। जब हम इन्फ्लेशन अकाउंटिंग पढ़नी नहीं तो क्या पढ़े यार, बस इतना याद रखो। ये कब होता है? जब हाई इन्फ्लेशन हो तब हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सही तरह से कंपेरेबल बनाने के लिए बनाते हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। अब मान लो जहां पे पाकिस्तान है 40% बढ़ रहा है इन्फ्लेशन, अब इन्फ्लेशन 40% बढ़ रहा है तो पिछले साल से तुम कंपेयर ही नहीं कर सकते। सैलरी ज्यादा होगी, परचेज पे ज्यादा होगी, सेल पे ज्यादा होगी, कंपेयर हो पाएगा? तो वहां कंपेयर करने के लिए नॉर्मल के साथ साथ एक और क्या चीज बनाते हैं, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। लेकिन इन्फ्लेशन अकाउंटिंग बनाते समय एस कहता है हम लागू नहीं होंगे भाई, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। ये वही बात है भाई, शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? बच्चा बोला सर नहीं, मैंने नहीं तोड़ा सर, मैं उस दिन नहीं आया था स्कूल। ठीक है मैं नहीं था सर, प्लीज हमें मत मारो यार, हम आए नहीं थे उस दिन। पता करो कौन साला तोड़ दिया, हमारा नाम लगवा रहा है, ठीक है कि नहीं? तो शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? मैंने नहीं तोड़ा। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में मैं नहीं हूं भाई, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग जो करना है मुझे कोई लेना देना नहीं है। आ जाओ, फिर से बोलो। अबे अरे ये इन्फ्लेशन हुआ, खड़े हो जाओ। बच्चे पता नहीं क्या पढ़ के आए यार, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा कभी, उसमें इन्फ्लेशन इंडेक्स कभी नहीं पढ़ा। तो इन्फ्लेशन होने से स्टेटमेंट कंपेरेबल नहीं होता। कुछ मतलब जिससे मान लो छोटी सी बात बताते हैं, मुझे 10 रुपए पॉकेट मनी मिलते थे, तुम्हें 100 रुपए, तुम नहीं समझ सकते हो कि मैं कितना धनवान था। यस सर, मुझे 10 रुपए मिलता था लेकिन मैं ज्यादा खुश था, कारण बताओ। अरे उस समय 10 रुपए में पता नहीं क्या क्या आ जाता था, आजकल 100 रुपए में शायद उतनी चीजें। मैंने कहा नहीं था 25 पैसे का आता था 5 गोलगप्पा, 25 पैसे का आता था समोसा, 25 पैसे का आता था एक पेड़ा, 6 रुपए का आता था ड्यूज बॉल। आज कम से कम ड्यूज बॉल 100 रुपए का होगा मेरे ख्याल से। कितने का होगा आजकल ड्यूज बॉल?
60 का आ रहा है, हम लोग के पास 6 रुपए का आता था। समझा बालक? अबे मत समझ, तेरे बस का नहीं है यार। ये वाला देखो, ये 120 है, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के चलते ये कह रहे हो क्या तुम? बैठ जाओ, बैठ जाओ, चलो इधर। कई सारी चीजें सबको नहीं समझानी चाहिए, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अब आगे से मैं ध्यान रखूं, कुछ चीजें तो मैं नहीं समझाऊंगा। इधर आओ। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में फिर से बता देता हूं, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग पे ध्यान मत दो, क्योंकि ये हमें नहीं पढ़ना। बस इतना ध्यान दो कि जहां इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है वहां AS12 लागू नहीं होगा। हाँ बेटा बोलो। मैंने क्या AS12 पढ़ा दिया? इसी बात के लिए तो AS12 है। बैठ जाइए, ज्यादा तेज उड़ रहे हैं आप। एक से एक बच्चे बैठे हैं, बेटा थोड़ा कंट्रोल करो, कंट्रोल करो। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में जानबूझ के नहीं बताना चाह रहा, क्योंकि इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की दुनिया कुछ और है। वो पढ़ेंगे, यहां कंफ्यूज होंगे, और हमें पूरे सिलेबस में फाउंडेशन, इंटर, फाइनल में कहीं नहीं पढ़ना, तो उसके बारे में मगजमारी करने का कोई फायदा नहीं है। बस इतना समझ लीजिए, जब हाई इन्फ्लेशन होता है, फिनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल नहीं होते, तो उस समय हमें क्या करना है? हमें AS12 लागू नहीं करना। बस इतने से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है ना? देखो ये रम की बोतल है, मुझे नहीं चाहिए। अब इसकी कॉस्ट क्या है, कैसा लगता है, मीठा लगता है, खट्टा लगता है, मुझे क्या मतलब है यार? नहीं चाहिए तो दूर हटाओ यार, बात खत्म करो। आ जाओ, अब सुनिए, ये पढ़िए। गवर्नमेंट असिस्टेंस अदर देन इन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, मतलब गवर्नमेंट ग्रांट नहीं देके किसी और रूप में दे रहे हैं। जैसे टैक्स एग्जेम्पशन इन बैकवर्ड एरिया ऑफ टैक्स हॉलिडे, ये समझिए, ये आपको समझना है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। किसी ने सुना है SEZ नाम? सुना है बेटा? इकोनॉमिक जोन सुना होगा आपने, बैकवर्ड, इकोनॉमिकली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। तो भारत सरकार रीजनल बैलेंस डेवलपमेंट के लिए, रीजनल बैलेंस डेवलपमेंट आता है किसी को? इकोनॉमिक्स क्या है? नहीं, पहले तो डिफरेंस है, डिफरेंस को खत्म करने के लिए पॉलिसी। जैसे बेटा कहां से हो तुम, ये बताओ, कहां से हो? नहीं पीछे, नहीं नहीं वो लड़की। हाँ बेटा, नहीं नहीं इसकी बात पूछ रहा हूं ना। नेपाल, नेपाल में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है बेटा? सप्तरी। कभी काठमांडू गए हो? आपके यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलप कौन सा है? नेपाल नगर। सबसे इंडस्ट्रियल डेवलप कौन सा है भाई नेपाल वाले बच्चे बताओ? विराटनगर है ना? बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा। अब देखो विराटनगर और सप्तरी कितना डिस्टेंस है दोनों में? यानी कि 200 किलोमीटर के आसपास, 150 किलोमीटर के आसपास होगा। विराटनगर में जहां खूब फैक्ट्रियां है ना बेटा, आसपास के लोगों को छोटा मोटा बड़ा कोई ना कोई काम मिल जाता होगा। चलो काम नहीं मिला तो एक ट्रक खरीद लिया, उससे माल की ढुलाई कर लेते होंगे। अब बहुत सारे ट्रक चल रहे हैं तो गैरेज खोल लिया, ट्रक की रिपेयरिंग कर लेते होंगे। और जहां रिपेयर चल रहा है वहां ढाबा खोल लिया। बहुत कुछ नहीं करे, लेकिन रोजगार तो हो गया ना। जानते हो, जिसकी नहीं कमाई है ना बेटा, उसका पहला 10-15 हजार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर घर के लिए ना पहला 10-15-20 हजार रुपये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक बड़ी फैक्ट्री का फायदा ये होता है कि उसके आसपास छोटे मोटे बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। अब देखो टॉपर्स छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन देखो इससे कई घर चलता है। एक तो घर यही चलता है कि बगल में चाय की दुकान, आप ही लोग तो चलाते हो बेचारे को। अब उसने चाय बेचना शुरू किया तो किसी बच्चे ने बोला भैया फोटो स्टेट कहाँ है? अब कई बच्चों ने पूछा तो उसने क्या किया, एक फोटो स्टेट की मशीन खरीद ली। फिर बच्चे पूछते तो भैया कॉपी की दुकान कहाँ है? उसने कहा कॉपी हम ही से खरीद लो। अब वो कपड़ा कर रहे हैं, कॉपी, पेन, चाय और फोटो स्टेट सब खुद करता है। उसने धीरे धीरे करके अपने 3-4 भाई बहनों को बुला लिया, सभी मिलके करते हैं। क्या बुरा है?
3-4 लोगों की जॉब लग, हम ये नहीं करें कोई लखपति करोड़पति अरबपति बन गए, लेकिन अपना रोजगार कर रहे हैं। मैंने सुना है कि 50-50 100-100 गज का घर कहीं खरीद लिया उन लोगों ने, 2-3 घर भी खरीद लिया बिना सीए किए हुए। तो ये बताओ क्या है, बड़े बिजनेस के साथ एक छोटे बिजनेस का चलना, है ना। जैसे आपने देखा गांव के अंदर कई बार ऐसा होता है कि भाई भैंस जा रही है, भैंस के ऊपर कोई चिड़िया बैठ गई और उसके कान में से कुछ खा रही होती है, उसके शरीर से कुछ खा रही होती है, किसी ने देखा हो तो उसके शरीर पे जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, उसको खा के साफ कर देती है। भैंस भी खुश कि चलो हमारा मसाज हो गया, और चिड़िया भी खुश कि चलो हमें प्रोटीन मिल गया, दोनों काम चल गया। तो नेपाल गवर्नमेंट ने पॉलिसी अपनाई, ध्यान से सुनिए, कि हम विराटनगर में जो फैक्ट्री खोलेंगे उनको मदद नहीं करेंगे, लेकिन सप्तरी में जो फैक्ट्री खोलेंगे उनको हम जमीन थोड़ा कम रेट पे देंगे। ये हो गया गवर्नमेंट ग्रांट। हम उनको 2 लाख रुपए देंगे, ये हो गया गवर्नमेंट ग्रांट। लेकिन बेटा ध्यान से सुनना, हम 3 साल टैक्स नहीं लेंगे, सप्तरी वाले से 3 साल टैक्स नहीं लेंगे, ये हो गया टैक्स हॉलीडे। सुना आपने ठीक से? तो अगर आपने इस तरह से कोई टैक्स हॉलीडे दे दिया या टैक्स एग्जम्पशन दे दिया कि हम 4 साल जीएसटी नहीं लेंगे, आज भी है। एनीवन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट? कोई नॉर्थ ईस्ट से है? कोई नहीं, नॉर्थ ईस्ट से कोई नहीं। कहां से हो तुम लोग? एनीवन फ्रॉम हिमाचल और उत्तराखंड? कहां से हो बेटा? हिमाचल से। हिमाचल आप जाते होंगे तो शिमला होके, सॉरी चंडीगढ़ होके जाते हैं। चंडीगढ़ के बाद जब आप जाएंगे तो एक शहर है परवाणु, परवाणु शहर है, इंडस्ट्रियल एस्टेट है बेटा। आज की तारीख में परवाणु में अगर आप कोई दवा की फैक्ट्री लगाते हैं, दवा का हब हो गया है। इंडिया में सबसे दवा की फैक्ट्रियां वही हैं, जबकि आज से 10 साल पहले नहीं थी। कैसे हो गई? सरकार की पॉलिसी के चलते। पता है क्या पॉलिसी है? कि वहां अगर आप दवाई की फैक्ट्री लगाएंगे तो हम आपसे 5 साल जीएसटी नहीं लेंगे, 10 साल इनकम टैक्स नहीं लेंगे। अब जो बिजनेसमैन गुजरात का है, हेड ऑफिस अहमदाबाद, फैक्ट्री परवाणु, 10 साल जीएसटी बहुत होता है यार। मुंबई की फैक्ट्री सन फार्मा, सिप्ला फैक्ट्री परवाणु। अब बताओ इससे परवाणु को क्या फायदा हुआ? आपको नहीं पता होगा क्योंकि आप तो छोटे रहे होंगे, अपने पापा से पूछना। उन्होंने परवाणु को 10 साल में एकदम जमीन आसमान बदलते हुए देखा होगा। वहां बेटा सोसाइटियां बन रही हैं, फ्लैट्स बिक रहे हैं चंडीगढ़ की तरह। खैर चंडीगढ़ के पास से तो बहुत लोग ऐसा भी करते हैं, फैक्ट्री वहां खोल लेते रहते हैं चंडीगढ़ में। मेरे ख्याल से 30-40 किलोमीटर या उससे भी कम होगा, और हाईवे बहुत अच्छा बन गया, सबसे बढ़िया बात। तो आधे घंटे में लोग चंडीगढ़ आ जाते हैं। चंडीगढ़ का डेवलपमेंट हो गया परवाणु के चलते। चंडीगढ़ में रियल एस्टेट बढ़ गया, परवाणु में फैक्ट्रियों की जमीन बढ़ गई। तो वहां पे क्यों बढ़ा? क्योंकि सरकार ने, अच्छा क्यों दिया ये बताओ? गाजियाबाद को क्यों नहीं दिया? पहाड़ों में रोजगार नहीं है ना बेटा, पहाड़ों में खेती नहीं हो सकती, लाइफ बहुत टफ है। अब 2 दिन घूमने जाते हैं, बड़ा मजा आता है आपको सेल्फी लेके, इंजॉइंग, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी जाके देखो पहाड़ों में क्या हाल होगा। मेरे ख्याल से पूरा जनवरी नहीं नहाया होगा लोगों ने। जब यहाँ ये हाल है दिल्ली में, तो शिमला और उसके ऊपर की बात सोचो क्या होगी। इसीलिए वहां पे बेटा अलाउ करते हैं। आपका अगर कोई एनीवन फ्रॉम उत्तराखंड, वहां से भी कोई नहीं, दूसरे गोले से आए हैं बच्चे। उत्तराखंड में भी दिक्कत है। तो वहां एक पंतनगर आपने सुना होगा, रुद्रपुर सुना होगा। सबसे बड़ी बात अब तो हरिद्वार खुद, सिटकुल हरिद्वार में खुद ही हो गया आप, कि वहां पे आप फैक्ट्रियां खोलो, हम आपको 5 साल ये नहीं लेंगे, 10 साल वो नहीं लेंगे। ये भी तो एक तरह से गवर्नमेंट असिस्टेंस है, लेकिन इसकी अकाउंटिंग AS2 के अनुसार नहीं होगी। AS2 में वही होगा जिसमें कुछ देंगे, नहीं लेंगे उसमें नहीं होगा। सुना आपने ठीक से? जैसे मान लीजिए आपका एक भाई है, वो आपको रोज पीटता है, उसने कहा देख भाई इस हफ्ते में तुम्हें नहीं पीटूंगा, मेरी तरफ से एग्जम्पशन। बताओ ये भी तो मदद है।
लेकिन इसकी अकाउंटिंग नहीं होगी। बट उसने कभी टॉफी ला के दे दिया, कभी चॉकलेट दे दिया, ठीक बात है कि नहीं, अपने गर्लफ्रेंड की सहेली का नंबर दे दिया, ठीक बात है। तो ये क्या है, ये गवर्नमेंट ग्रांट है, इसकी अकाउंटिंग हम सिखाएंगे, हाउ टू अकाउंट फॉर नंबर, ये हम पढ़ेंगे। लेकिन उसने एक हफ्ते आपको नहीं पीटा, ये हम नहीं पढ़ेंगे। किसी का ऐसा भाई है कसाई टाइप का, बात बात पे धो देता है? अच्छा, गर्ल्स, कोई बहन या कोई भाई है ऐसा? ठीक है, कार्यक्रम होता रहता है। चलिए आगे बढ़िए, इधर आओ। गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इन इंटरप्राइज, क्या मतलब है? गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन हो तो वो यहां शामिल नहीं होगा। अरे यार कोई आया ही नहीं, कहां गायब है सब, चल ही नहीं रही। बुलाता हूं यार, गजब है भरत भाई, मैसेज नहीं देखता। अभी बोलते हैं, अभी बोलते हैं। पूरा ब्लैक हो गया है और यहाँ कुछ सुनने को तैयार नहीं है। ये उन बच्चों के साथ तो जाती हो जाएगी ना, गलत हो जाएगा। अरे ऐप नहीं चल रहा यार, कब से हम मैसेज करके बैठे हुए, कुछ सुन ही नहीं रहा। जल्दी आओ यार, ऐप नहीं चल रहा। चलें आगे, चलो इधर आओ। अब आ जाओ, एस का असली खेल शुरू होता है कॉन्सेप्ट। पहले कॉन्सेप्ट पर फिर से समझो। गवर्नमेंट क्या है, किसी को दिक्कत? गवर्नमेंट ग्रांट किसको बोलते हैं? गवर्नमेंट ग्रांट किसको नहीं बोलते हैं? और गवर्नमेंट ग्रांट कहां लागू नहीं होगा? क्या कॉन्सेप्ट 1 की किसी भी बात में दिक्कत हो तो अभी बताओ। पॉइंट नंबर 3, अगर गवर्नमेंट ने आपकी कंपनी में 25% शेयर खरीद लिया, ये गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है। अरे वो तो ऑनरशिप लिया है भाई, पैसे दिए हमने, इशू ऑफ शेयर किया, इसकी अकाउंटिंग तो इशू ऑफ शेयर के जैसे होगी, कोई मदद थोड़े ना है। आपने हमसे मदद कौन सा है, पैसे दिए और उसके बदले कुछ नहीं लिया, वो मदद है। मान लीजिए कोई आदमी आपसे कहता है बेटा तुम्हारे सीए इंटर के सारे खर्चे हम देंगे, एक किडनी हमें दे दो, बताइए कितना गवर्नमेंट ग्रांट है ये? सस्ते में बेच दिया, किडनी महंगा बिकता है, कभी बेचना हो तो बताना। नहीं ठीक है कि नहीं? तो ये मदद थोड़ी ना हुई। तो अगर कोई आदमी आपको 10 लाख रुपए दे रहा है, 10 करोड़ रुपए दे रहा है, बदले में 20% शेयर ले लिया, तो आपने तो शेयर बेचा। इसकी एंट्री बैंक अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल, अभी बता देता हूं, ठीक है ना? ये गवर्नमेंट ग्रांट के अनुसार अकाउंटिंग नहीं होगी। मैं फिर कह रहा हूं, गवर्नमेंट ने आपको कोई ऑर्डर दे दिया, गवर्नमेंट ने आपसे माल खरीद लिया, गवर्नमेंट ने आपसे शेयर खरीद लिया, ये गवर्नमेंट ग्रांट ही नहीं है, इस पे एज टूल अप्लाई होने का, सॉरी 12 अप्लाई होने का कोई मतलब नहीं है। चलें आगे। हाँ बेटा, कौन सा वाला बताओ? पहला इन्फ्लेशन नहीं होगा, दूसरा टैक्स हॉलिडे नहीं होगा, तीसरा पार्टिसिपेशन नहीं होगा। तीनों बातें क्लियर करो, मैं एक एक लाइन में मार्क कर देता हूं। चेंजिंग प्राइसेज में नहीं होगा, एग्जाम्शन में नहीं होगा, और पार्टिसिपेशन में नहीं होगा। शायद ब्लैक हो गया, नहीं चल रहा, फिर से बोलो, कौन सा वाला?
हाँ ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। बस आप समय समय पे देखा करिए। कंट्रोल इसी को ना बोलते हैं, कंट्रोल इसी को बोलते हैं। हम कई बार फोन करते हैं लेकिन नहीं लगता। यूट्यूब भी कट गया था, यूट्यूब तो छोड़िए, अब बाद में लगेगा, पहले बच्चों का देखिए। नहीं, बच्चों का नहीं चल रहा था ना। लगे 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 लगे, अब लाइव लगे। चलो बच्चों, फिर से दोहरा देता हूं आप सबके लिए, मामला कुछ गड़बड़ हो गया था, फिर से दोहरा देता हूं। चलिए फिर से सुनिए। ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट की अकाउंटिंग कैसे करनी है गवर्नमेंट ग्रांट की। गवर्नमेंट का मतलब है सेंट्रल, स्टेट या लोकल कोई भी हो चलेगा, विदेश हो तो भी चलेगा। गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब है कैश या काइंड में कोई भी चीज मिले किसी पास्ट या फ्यूचर कंडीशन के लिए तो चलेगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट ग्रांट की वैल्यू नहीं कर सकते तो नहीं चलेगा, वो तो एस टू ही नहीं, कोई एस नहीं लागू होगा। और दूसरा इसमें लिखा था कि ट्रांजेक्शन विद गवर्नमेंट नहीं होगा। ये दोनों नहीं समझ आ रहा बेटा, एक बार खड़े हो जाओ। खड़ा होने का मतलब कोई वो नहीं होता, खड़े होने का मतलब होता है कि आप अलर्ट हो गए। देखो, कहता है कि जिसकी वैल्यू नहीं कर सकते उसकी अकाउंटिंग नहीं कर सकते। ये बात एस 12 की नहीं है, ये तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है। उसके अकाउंट सही में नहीं कर सकते, पहली बात। और दूसरी, भारत सरकार ने यूपी गवर्नमेंट की, सॉरी, यूपी की किसी कंपनी को ऑर्डर दिया कि मुझे 10 लाख स्कूल बैग चाहिए, बच्चों में बांटने हैं। अब 10 लाख स्कूल बैग में कम से कम 1 करोड़ रुपए तो कमाएंगे, लेकिन ये गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है। कारण बताइए। ये तो ट्रांजेक्शन है, ठीक है, ये ट्रांजेक्शन है। आया समझ में? और पूछो। हाँ बेटा, मैं समझा नहीं बेटा। सब्सिडी जो गवर्नमेंट दे रही है, डिस्काउंट जो आपका सप्लायर दे रहा है माल खरीदने पे, सब बोलो ना। अगर हम गवर्नमेंट की किसी कंपनी से खरीद रहे हैं कोई सामान और सस्ता मिल गया, वो गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है। चलिए, हाँ, उसका अलग तरह से अकाउंटिंग होती है। ये जो भी छोड़े गए हैं ना बेटा, इसकी बाजार कुछ और है। एस 12 उसको कवर नहीं कर पाएगा, एस 12 की लिमिटेशन है। पहले एस 12 पढ़ लीजिए फिर पूछिएगा। जो भी चीजें छोड़ी गई हैं, इन्फ्लेशन क्यों छोड़ दिया गया? इन्फ्लेशन में गजब बाजार है, अलग ही फंदेबाजी है इन्फ्लेशन की, उस पर एस 12 लागू ही नहीं हो सकता। मतलब लागू करने जाएंगे तो एस 12 के रूल टूट जाएंगे। जैसे कई बार नहीं होता है कि देखो भाई, ये सामान है, जैसे एक बार को क्या बोलते हैं उसको, पैराग्लाइडिंग होता है ना, तो पैराग्लाइडिंग मेरे बच्चे कर रहे थे, मैंने कहा हमें भी कराओ। बोला कि ना, आपको नहीं करा सकते। बोला क्यों? अरे तुम्हारा वजन है, तुम उड़ ही नहीं पाओगे। पैराग्लाइडिंग का एक लिमिटेशन है 60-65 किलो, मेरा 85 किलो था। बोला कि आपका पैरासूट उड़ेगा ही नहीं, और उड़ेगा तो पता नहीं कहां गिरेगा। हम आपसे रिस्क नहीं ले सकते, जाओ वजन कम क्या है, हमें रहने दे। इतना तो मेहनत करके बढ़ाया है, कम कर ले तुम्हारे पैराग्लाइडिंग के, लप्पू से पैराग्लाइडिंग नहीं करना। ठीक है कि नहीं? तो देख लो आप, आ जाओ। तो इसके कुछ अलग ही बाजार है, इसमें हम नहीं कर सकते, उसका पैराग्लाइड ही टूट जाता। और भाई ऑनलाइन सब जुड़ गए? चले S2 पढ़े, सॉरी कॉन्सेप्ट 2 पढ़े। आज कॉन्सेप्ट 2 इज अबाउट रिकॉग्निशन। कहता ना यस, रिकॉग्नाइज कब करेंगे, गजब है ये। कहता है वी शुड नॉट रिकॉग्नाइज until there is reasonable assurance। मतलब तब तक नहीं रिकॉग्नाइज करना है जब तक रीजनेबल एश्योरेंस है दैट वी विल कंप्लाई विद द कंडीशंस अटैच टू देम।
हमें जिस तरह के लोग चाहिए यूपी वालों को नहीं रख सकते हम। हमारा काम कुछ अलग है, एक खास तरह का स्किल चाहिए हमें। यूपी में उस तरह के लोग ट्रेंड नहीं है, बेंगलुरु में ट्रेंड हैं। तो भाई हम ऑफिस खोलेंगे तो बेंगलुरु से ही लाएंगे, हम यूपी के लोगों को नहीं रख सकते। नहीं रख सकते तो इन्फोसिस को ये गवर्नमेंट ग्रांट मानना ही नहीं चाहिए। इन्फोसिस के लिए गवर्नमेंट ग्रांट है ही नहीं, क्योंकि उसे पता अगर मिल भी गया तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसको वापस करना पड़ेगा। जैसे उन्होंने कहा है कि देखो भाई पॉल्यूशन का लेवल इतना से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो हम आपको देंगे 50 करोड़। लेकिन हम जो काम कर रहे हैं उसमें पॉल्यूशन तो होना ही है। हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उसमें पॉल्यूशन होना ही है। तो अगर हम आज गवर्नमेंट ग्रांट मान भी लें तो बोलिए क्या होगा, आगे रिफंड करना पड़ेगा, पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी। तो ऐसे में गवर्नमेंट ग्रांट को अपना मानने से कोई फायदा है? ठीक है कि नहीं भाई? पड़ोस में कोई प्रोस्पेक्ट है, उसने आपको ऑफर किया, प्रपोज किया, लेकिन कहा कि लंबरगिनी लेकर आओ फिर मैं तुम्हारे साथ डेट पे चलूंगी। अब आप यहाँ पे हीरो साइकिल पे झूल रहे हैं है कि नहीं? बड़ी मुश्किल से पुराना स्कूटर लेके घूम रहे हैं, और उसकी डिमांड क्या है? तो उसको बोलो कि बहन तुम तो रहने ही दो। ठीक है कि नहीं? मैं ये सब काम नहीं करता, मैं सीए की पढ़ाई करता हूं। अंगूर खट्टे हैं, क्या करोगे? ठीक बात है। तो गवर्नमेंट के कोई ऐसा शर्त है जो तुम्हें लगता है कि तुम पूरा कर ही नहीं पाओगे, तो उसको अपना मानने से कोई फायदा है? उसको अपना मानने से क्या फायदा? ठीक बात है। चलो आगे बढ़ो। ग्रांट विल बी रिसीव्ड, ये दूसरी शर्त है, दूसरी शर्त है ये। और दोनों शर्तें एक साथ होनी चाहिए। मान लो कंडीशन हम पूरा कर भी लें, या हमें लगता है हम कर लेंगे, लेकिन गवर्नमेंट कौन सी है? ऐसी गवर्नमेंट है जो पॉलिटिकली हमारे अगेंस्ट है। जैसे बीजेपी वाले को लगता है कि ये टॉपर्स वाले ना कांग्रेसिया हैं, भाई साहब हम कितनी भी शर्त पूरी कर लेंगे, बीजेपी वाले हमारी फाइल कभी भी पास नहीं करेंगे। नेताजी फाइल के ऊपर बैठ जाएंगे। मजाल है कि हमें ग्रांट मिल जाए। उल्टा अगर सबको पता है कि भाई बीजेपी की सारी मीटिंग टॉपर्स में होती है, ये बात यहाँ के आपके विधायक को पता है, आपके विधायक ने ऊपर बोल दिया कि ग्रांट किसको दे रहे हो? टॉपर्स वालों को दे रहे हो। अरे वो तो बीजेपी के हैं। अच्छा ये बीजेपी वाला है, फाइल को काले बस्ते में डालो। अब मैं जब भी जाता हूं मंत्रालय, बोलते हैं विचार हो रहा है, विचार हो रहा है, कुछ दिक्कत है आपकी फाइल में, 7 जन्म मुझे ग्रांट नहीं मिलना, क्योंकि दिल्ली में रहेगा तो केजरीवाल ही। तो मैंने कंडीशन भी पूरी कर दी, लेकिन मुझे आइडिया लग गया है कि ये कमीने मुझे ग्रांट नहीं देंगे। बताओ मैं रिकॉग्नाइज करके बैठू, कोई फायदा है? कई बार भारत सरकार की पॉलिसी आ जाती है कि ऐसा ऐसा करो तो ये पैसा मिलेगा, लेकिन बजट में फंड ही नहीं आया। जो वहां पे ऑफिसर साहब हैं, वो आईएएस अफसर, वो बार बार कह रहे हैं कि सर आपका फाइल तो पास हो गया है तो पैसा दो। नहीं सर पैसा ही नहीं है, ऊपर से फंड आएगा तो मिलेगा, कब आएगा कह नहीं सकते। इस बजट में अनाउंस हुआ था लेकिन आया तो है नहीं। अब बताओ मैं इनकम मान लूं और मुझे 10 साल ग्रांट ही नहीं मिले, कोई ऐसा दूर दूर तक नहीं दिख रहा है कि मुझे ग्रांट मिलेगा, फिर बाद में उसको बैड डेट मानूं, कोई मतलब है इसका? उससे क्या अच्छा है? मानो ही मत, जब दोनों शर्तें पूरी होंगी तब मानेंगे। तो बोलो जी कौन सी 2 शर्तें हैं? एक तो कंडीशन मैं पूरी कर चुका हूं या कर लूंगा, ग्रांट मिल चुका है या मिल जाएगा। अगर फ्यूचर है तो रीजनेबल एश्योरेंस होनी चाहिए कि मिलेगा, मैं शर्तें पूरी करूंगा मुझे ग्रांट मिलेगा, मैं शर्तें पूरी करूंगा मुझे ग्रांट मिलेगा।
जैसे आपके बापू ने बोला है कि बेटा सी इंटर पास कर ले, एक पल्सर दिला देंगे तुझे। अब पल्सर अभी नहीं मान सकते आप, पहले सी इंटर पास करोगे तभी ना। लेकिन आपने मन से पढ़ाई करी है, आपको एकदम रीजनेबली लगता है, टेस्ट में एकदम बढ़िया कर रहे हैं, जुलाई अगस्त आ गया और आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, आपको लगता है मैं पास तो कर ही लूंगा, तब आप पल्सर को अपने बुक्स में दिखा सकते हैं, लेकिन उसके पहले नहीं दिखा। तो दो बातें, कौन सी दो बातें? कंडीशन या तो पूरी हो गई या हो जाएगी, ग्रांट या तो मिल गई या मिल जाएगी। हाँ बेटा, हाँ आ जाओ। रीजनेबल एश्योरेंस क्या होता है ये भी बात समझो। रीजनेबल एश्योरेंस हमेशा फैक्ट सर्कमस्टांसेस से निकल के सामने आता है। बताता बेटा, एक 0 होता है, एक 100 होता है। 100% तो तभी होगा जब हो जाएगा, और 0 मतलब नहीं होगा। एक इसके बीच में होती है बात 50%। तो जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, कोई भी फ्यूचर वाली बात है, ठीक है, मुझे आज किसी ने बोला है, अरविंद सर ने, कि हम सर आपको कॉफी पिलाएंगे आज, साकेत मॉल हम आपको ले चलेंगे और कॉफी पिलाएंगे। मैं क्या मानूं कि बंदा गायब हो जाएगा 2 बजे, मेरे से मिलेगा नहीं? मेरा पास्ट एक्सपीरियंस ये कहता है बेटा जी कि जब भी उन्होंने बोला है, भले 10 साल पे एक बार बोला है, वो मुझे कॉफी पिलाने लेकर गए हैं। तो बताओ ये क्या है यहाँ पे? 100% नहीं है, रीजनेबल एश्योरेंस है। 100% तो किसी बात की नहीं, वो बोल सकते सर मेरी तबीयत बड़ी खराब हो गई, मैं नहीं आ रहा, जुकाम हो गया है। तो गारंटी तो नहीं है, लेकिन कौन है? अरविंद दुबे, जिनको मैं पिछले 20 साल से जानता हूं। 98 में वो पढ़ने आए थे टॉपर्स में, तो 25 साल हो गया मेरे ख्याल से। मैं उनके बिहेवियर को नहीं पहचानता, पहचानता हूं बेटा, रीजनेबल इंश्योरेंस है। लेकिन उसकी बजाय मान लो किसी इंटर के स्टूडेंट ने बोला है, ऐसे ही कभी हंसते खेलते बोल दिया, सर एक दिन हम आपको संडे को कॉफी पिलाने ले जाएंगे, मैं रोज संडे को बन ठन के तैयार रहता हूँ। ठीक है कि नहीं? वो भूल गया बोल के, उसको याद भी नहीं है। तो यहाँ पर रीजनेबल एश्योरेंस नहीं। यार सर वो तो मैं मजाक में बोल दिया था मैंने। तो यहाँ देख रहे हो फर्क, एक स्टूडेंट ने बोला है और एक अरविंद दुबे सर ने बोला है, दोनों में फर्क है। तो आप क्या करेंगे? बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है ये, रियल लाइफ में बड़ी दिक्कत है। आप पता लगाएंगे मिनिस्ट्री से, मिनिस्ट्री से मिलता है जनरली ये कि भैया ऐसा किसको किसको मिल गया। तो बताया गया सर ऐसा है, गाजियाबाद की 3 कंपनी को मिल गया, फरीदाबाद के 4 को मिल गया, सोनीपत वाले ले गए 5-7। तो बताओ हमें क्या लग रहा है? आप सबको मिल रहा है तो हमें क्या प्रॉब्लम भाई, हमें भी मिल जाएगा। ठीक बात है कि नहीं? अच्छा चलो छोड़ो, तुम किसी कोचिंग में पढ़ने आए हो टॉपर्स में, तुमने पुराने बच्चों से पता लगाया, उन्होंने कहा यहाँ यहाँ तो कोई पास ही नहीं हुआ पिछले 4 साल में। ठीक है, तो तुम्हें क्या लगेगा? यार बुरे फंस गए हम। लेकिन पुराने बच्चों ने बोला नहीं, यहाँ इंटर में 50% तो करवा ही देते हैं पास, जबकि ऑन एन एवरेज 15% होता है। तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि हम भी पास कर जाएंगे? जब 2021 में हुआ, 22 में हुआ, 23 में हुआ, तो 24 में काहे नहीं होगा? ये यही होता है पास्ट एक्सपीरियंस, फैक्ट ऑफ द सर्कमस्टांसेस, जैसे सर्कमस्टांसेस है उसको देख के। ठीक है ना बेटा जी? ऐसे ही तय किया जाता है। गारंटी देखो कोई नहीं होती, गारंटी तो फ्यूचर कभी हो ही नहीं सकती ना, लेकिन रीजनेबल एश्योरेंस तो हो ही सकता है। जैसे मैंने आपको बोला है 10 जुलाई को हम बैच कंप्लीट कराएंगे, अभी सिर्फ 10 दिन क्लास हुई है, आज 11वीं है। आपको लगता है इस डेडिकेशन से हम पढ़ाते रहे और आप पढ़ते रहें तो 6 महीने में हो जाएगा? आपको लग रहा है? यही एश्योरेंस है, गारंटी कोई ना है। हो सकता है मैं 3 महीने बीमार पड़ जाऊं, हो सकता है आप 3 महीने बीमार पड़ जाए, गारंटी तो कोई नहीं है। लेकिन एक पास्ट एक्सपीरियंस, जैसे मैंने पैसे वो चालू किया था 10 जुलाई को और 31 दिसंबर को मैंने खत्म करा दिया। अब 10 जुलाई को चालू किया था, 31 दिसंबर खत्म करा दिया, यानी कि कितने महीने हुए? 5 महीने 20 दिन। तो मुझे लगता है आपका भी करा दूंगा, मुझे भी लग रहा है, और मेरे ख्याल से आपको भी 1 महीना बाद लगने लगेगा। रिजल्ट के आते आते जब 25% सिलेबस आपका पैक होगा, जब 1 महीने में इतना हो गया तो 6 महीने में तो हो ही जाएगा। सुन रहे बेटा? यही है रीजनेबल एश्योरेंस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अच्छा किस किस की रीजनेबल एश्योरेंस? 2,
दोनों एक साथ, ये नहीं कि एनी वन ऑफ टू, एनी वन ऑफ टू नहीं है। क्या यहां पे भाई मैं बच्चों को कॉफी पिलाने आज ले जाऊंगा, लेकिन उसकी शर्त है कि जो मैंने पीछे टेस्ट लिया था उस टेस्ट में 50% नंबर आए हों और दूसरा नहा कर आए हों। ठीक है, तो ये दो दो शर्तें हो गई। अब मान लो तुम्हारी 50 से कम आए तो नम नहीं जाओगे, चाहे तुम नहा के क्यों ना आए हो। और 50 आ गया लेकिन 3 दिन से नहाए नहीं हो तो नहीं जाओगे। सुना आपने ठीक से, लेकिन जिसने दोनों पूरा करा वो जाएगा। यही वाली बातें हैं गवर्नमेंट ग्रांट में। दो शर्त, फिर से बोलो, बार बार बोलना है बेटा। ग्रांट मिलेगा और कंडीशन पूरी होगी, इसका रीजनेबल एश्योरेंस। तब पहली बार पेन उठाना है और अपने बुक्स में गवर्नमेंट ग्रांट का नाम लेना है, वरना भूल जाओ गवर्नमेंट ग्रांट क्या होता है। इसी को बोलते हैं रिकॉग्निशन, इनिशियल रिकॉग्निशन, फर्स्ट टाइम। पहली बार तुम्हें कब लगा था कि तुम्हें प्यार हुआ? कौन सी क्लास में? फर्स्ट क्लास में? टैलेंटेड है लड़का। तो जो इनिशियल क्रश जिसको बोलते हैं, जनरली घर के सामने चाहे कैसे भी बंदर से चुंदर हो चुड़ैल हो, फर्स्ट क्रश तो वही होती है, जनरली ऐसा ही होता है। जब बच्चा 2 साल 3 साल 4 साल का होता है तो उसको अरे मिनी बहुत अच्छी है, आजा मिनी, बैठ के बात करते हैं। ठीक है कि नहीं? चलिए एक छोटा सा लड़का डोर बेल बजाया, गार्जियन ने खोला डोर, बोला क्या है बे, कहाँ घूम रहा है? बोला मिनी से बोलो उसका शाहरुख आया है। ठीक है कि नहीं? आ जाओ, ध्यान दो। तो मेयर रिसिप्ट ऑफ द ग्रांट, ग्रांट मिलने से कुछ नहीं होता, इज नॉट नेसेसरी और कंक्लूसिव एविडेंस दैट कंडीशन अटैच विल बी सेटिस्फाइड एंड गवर्नमेंट विल बी रिसीव। पैसा मिल जाने से कुछ नहीं होता, आज मिलेगा कल आपको बताइए वापस करने पड़ेगा पेनाल्टी के साथ। एश्योरेंस होना और बात है और पैसा मिलना, पैसा मिलने से तो सेकंड वाली बात हो गई, कंडीशन की क्या गारंटी है? कंडीशन तो और भी है ना। चलिए, अब जब तय हो गया कि ये दोनों कंडीशन पूरी हो गई तो अकाउंटिंग कैसे होगी? अरे यार चैट कोई करके देखो तो, चैट में तो आ ही नहीं रहा यहाँ पे। एक जरा हेलो भेजो तो, कोई बच्चे तो बहुत है लेकिन चैट आ ही नहीं रहा। देख तो बेटा, आ रहा चैट, आ तो रहा है हेलो। अच्छा सब बच्चे शांत थे, चलो रन दो रन दो रन दो, बंद करो बंद करो, आगे बढ़ो। अब जब गवर्नमेंट ग्रांट की रिकॉग्निशन की बारी आई तो गवर्नमेंट ग्रांट 4 सिचुएशन में, 4 कंडीशन में काउंट होता है। मैंने एक दिन कहा था कि एस का ऑब्जेक्टिव आजकल ऑप्शन खत्म करना है, याद है? अब गवर्नमेंट ग्रांट को लेके एक बड़ी समस्या थी कि ये कैपिटल रिसीट है या रेवेन्यू रिसीट है। रेवेन्यू रिसीट आपने सुना होगा पीएल वगैरह में जाता है, और कैपिटल रिसीट फिर कैपिटल रिजर्व या कोई कैपिटल या लोन या ऐसा कोई बात होती है। तो एस ने महसूस क्या किया, एस ने महसूस क्या किया बेटा, कि कभी कभी इसका नेचर कैपिटल रिसीट है, कभी कभी इसका नेचर रेवेन्यू रिसीट है। तो हम ऐसे रूल बना दें कि इसको कैपिटल मानो तो रेवेन्यू वाले प्रॉब्लम हो जाएगी, और हम बना दें कैपिटल है तो कैपिटल वाले में दिक्कत हो जाएगी, रेवेन्यू वाले में दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, कहा कि ऐसा है, हम ना सभी गवर्नमेंट ग्रांट को 4 सिचुएशन में बांट देते हैं। अब इन्हीं चारों में से कहीं ना कहीं आपको फिट होना है, इन्हीं चारों में। जैसे आप कभी मान लीजिए घूमने जाते हैं, दिवाली मेला चाहे दशहरे के मेला, बचपन, आज से बचपन याद कीजिए। अब 3-4 भाई बहन आप लोग हैं, चाचा के भाई बहन हैं, पापा जी लेकर गए हैं बेचारे अकेले, अब 8-10 बच्चे घूम रहे हैं साथ साथ।
अब सबका अलग अलग मूड होता है, कोई कहता है मैं ये खाऊंगा, कोई कहता है मैं ये खाऊंगा, कोई कहता है मैं ये खाऊंगा। पापा को भी लग रहा है कि इस तरह से तो बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा, तो पापा क्या बोलते हैं कि देख भाई ऑप्शन देता हूं, जो ज्यादा बोलेगा जिधर वोटिंग होगी वो, या तो देखो चाट खा लो, ठीक है, भले पापड़ी हो रहा जो भी है वो खा लो, और या फिर छोले भटूरे। चलो वोटिंग करते हैं। अब 10 में से जिधर 6-7 बोलेंगे, अब सबको खाना पड़ेगा वही, सुना आपने, अब सबको। नहीं तो प्रॉब्लम क्या है कि भले पापड़ी वाला खा लेगा, बोलेगा पेट नहीं भरा है, गोलगप्पे खा रही है, क्या खा रहे हैं ये, हमें पापा दिला दो एक, चाचा हमें भी दिलाओ यार, क्या तरीका है ये। अब पता चला बारी बारी से कमीनों ने दोनों खा लिया, ठीक है कि नहीं। तो वो लोग तय कर देते कि देखो ये मिलेगा, चलो छोड़ो चाउमीन भी ऑप्शन जोड़ देते हैं, बता कौन खाएगा, सब खाओगे चाउमीन। तो इस तरह से ऑप्शन तय कर दिया, या ये तय करते हुए कोई एक चीज मिलेगी, कूपन बन रहा है, जिसको जो कूपन लेना, लेकिन एक एक कूपन ले लो। गेटिंग माई पॉइंट, या तो तुम ये कूपन ले लो, या ये कूपन ले लो, या ये कूपन ले लो, लेकिन दो नहीं मिलेगा। यही कॉन्सेप्ट यहां है कि गवर्नमेंट ग्रांट के 4 बक्से बना दिए, बक्सा 1, बक्सा 2, बक्सा 3, बक्सा 4, या 4 काउंटर बना दिया। एक जगह दही भल्ला, एक जगह चाउमीन, एक जगह वो क्या बताया मैंने वो छोले भटूरे, और एक जगह कुछ और मान लो। और क्या चीज होती है, चिली पोटैटो। चलो चाइनीज चिली पोटैटो, चिली पोटैटो, चाउमीन ले लो भाई, छोले भटूरे ले लो, या चाट ले लो, लेकिन कोई एक कूपन लो, भले रेट का फर्क हो कोई बात नहीं। तो 4 चीजें तय हो गई, लेकिन जो ए लेगा फिर वो बी में नहीं जाएगा, बी लेगा वो ए में नहीं जाएगा। सुना आपने ठीक से। तो मैं सबसे पहला शुरू कर रहा हूं, जब गवर्नमेंट ग्रांट किसी स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट के लिए मिला हो। पढ़िए नंबर 1, रिलेटेड टू स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट। कहेंगे जैसे सर बैटरी वाली कार अगर आप लेते हैं तो भारत सरकार आपको 20% सब्सिडी देगी, सुना है कभी किसी ने। सोलर पैनल लेते हैं तो भारत सरकार आपको 30% सब्सिडी देगी, ऐसा कुछ सुना है, नहीं सुना है, मिलता है। सोलर पैनल समझते हो, हाँ रीजनरेटिव है ना वो, उसमें कार्बन नहीं होता, उसमें पोल्यूशन नहीं होता। तो भारत सरकार भी चाहती है कि फोसाइल इलेक्ट्रिसिटी की बजाय ये वाला ईंधन अगर ज्यादा इस्तेमाल हो तो अच्छा हो। तो भारत सरकार ने कहा, देखो भारत सरकार कोई भी चीज देती है ना तो उसके पीछे सोसाइटी का बेटरमेंट होता है, कि जिससे सोसाइटी का भला हो। जैसे सोलर पैनल वाला अगर आप मोटर लेंगे तो भारत सरकार 40% सब्सिडी देगी खेतों में लगाने के लिए। खेतों में आजकल गेहूं की पटवन होती है कोई गांव के। अब बेटा अब गेहूं को 2 बार पानी देना पड़ता है, 3 बार पानी देना पड़ता है, पता है आप लोगों को ये बात। पहाड़ वालों को तो नहीं पता होगा, ऐसे पता होगा। पहाड़ पे नलकूप होता है, पहाड़ पे नल कैसे होगा, होता है उसमें नहीं। नलकूप, नलकूप का मतलब जो बोरिंग जिसको बोलते हैं, पहाड़ पे तो बोरिंग मुश्किल है ना। हाँ पहाड़ पे बोरिंग मुश्किल है, लेकिन आप लोगों की तरफ बोरिंग होता होगा। अब डीजल से चलता है, एक तो फॉग, ऊपर से हर खेत में धूं धूं करके डीजल चल रहा है। एक तो डीजल हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होके आता है, फॉरेन करेंसी जाती है, ऊपर से पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा होता है, तो अच्छी बात नहीं है ना। तो भारत सरकार ने कहा सोलर पैनल लगा लो, और उससे चलने वाला मोटर अलग होता है, डीजल वाला मोटर अलग होता है, वाला मोटर अलग होता है। मोटर लगा लो, हम तुम्हें 40% सब्सिडी देंगे। सुना प्यारे बच्चों ने, कितने परसेंट, 40%। ये क्या है, स्पेशल किसी एक खास एसेट्स के लिए दिया गया है, सब काम के लिए नहीं दिया गया। आपकी भैंस खरीदने के लिए नहीं दिया मैंने किसके लिए दिया, सोलर के लिए। गांव में ट्रैक्टर ले लो 20% देंगे। अच्छा जो बिलो प्रोवर्टी लाइन है, बिलो प्रोवर्टी लाइन समझते हो, ठीक है, उनको बोला कि 2 भैंसों तक के लिए, 2 काऊ के लिए हम आपको 20% देंगे। तो ये सब क्या है, ये 2 काऊ के लिए 10,000 रुपए देंगे, 25,000 रुपए देंगे, ऐसे तय कर दिए। ये क्या है, ये क्या है,
स्पेसिफिक भैंसों के लिए, ट्रैक्टर के लिए, सोलर मोटर के लिए, सोलर पैनल के लिए, बैटरी वाले कार के लिए, बैटरी वाले स्कूटर के लिए, पॉल्यूशन इक्विपमेंट के लिए, किसी और काम के लिए नहीं। ठीक है, जैसे आपके गर्लफ्रेंड ने बोला कि तुम लैपटॉप ले, आधे पैसे मैं दिला दूंगी, ऐसी देवता गर्लफ्रेंड कहाँ मिलती है। ठीक है, अब तुम्हें ट्रेनिंग में दिक्कत हो रही है, सीए क्लास देखने में दिक्कत हो रही है, उसको ये दुख देखा नहीं गया, उसने कहा तू चिंता ना कर, मैं अपने पॉकेट मनी से आधे पैसे मैं दे दूंगी। उसको लग रहा था लैपटॉप 5,000 में आता होगा, दुकान में गई तो बेहोश हो गई, लैपटॉप 50,000 का है। चलिए इधर आइए, इधर आओ। तो देखो इसमें दो ऑप्शन है। ऑप्शन 1 है कि डिडक्ट ग्रांट फ्रॉम ग्रॉस वैल्यू ऑफ एसेट, और डिप्रिसिएशन नेट वैल्यू पे होगा। अब आओ इस पे करते हैं जम के इलस्ट्रेशन। ट्रैक्टर खरीदा, परचेज कॉस्ट 10 लाख का आता होगा बेटा ट्रैक्टर। ट्रैक्टर का क्या कॉस्ट है? 7 से 15 है ना, चलो 10 का मिडिल वाला ले लेते हैं। भारत सरकार की तरफ से मिल गया, मान लेते हैं 40%। तो बोलिए ट्रैक्टर की अब नई कैरिंग अमाउंट कितनी होगी? कैरिंग अमाउंट 6 लाख। मान लो इसका कोई रेसिडुअल वैल्यू नहीं है और 10 साल चलेगा, डिप्शन बताओ। छह लाख डिवाइडेड बाय 10 साल। अच्छा मान लो इसका रेसिडुअल वैल्यू बाद में 10 साल के बाद 1 लाख का बिकेगा, आप बताओ। 10 साल के बाद 1 लाख का बिकने की उम्मीद है। मान लो यूजफुल लाइफ 8 साल है, अब बताओ कर पाओगे? थर्ड केस में यूजफुल लाइफ सिर्फ 8 साल है। 6 लाख माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाई 8 लाख, जल्दी बोलो बेटा। 62। उम्मीद है बच्चों को इलस्ट्रेशन खूब दिल से समझ आया। कुछ नहीं करना है, ट्रैक्टर की कॉस्ट में कम कर देना है, जस्ट रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर। अब इसकी जनरेटिव बता देंगे, पहले लिख लो। मैंने 3 केस लिया, अलग अलग केस लिया है ये, केस 1, केस 2 और केस 3। अब शुरू से ध्यान देना बेटा, ना समझ आए तो अभी पूछना, खबरदार जो क्लास के बाद मेरा दिमाग खराब किया। 3 दिन के बाद सर AS12 में कुछ नहीं समझ आया, ठीक है कि टीचर बेचारा परेशान। अभी रोको क्लास, अभी बताओ सर ये क्या कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा। कॉन्सेप्ट नंबर 2 की पहली लाइन, सॉरी कॉन्सेप्ट नंबर 3 की पहली लाइन क्या कहती है? तीसरी केस 8 साल, समझा नहीं मैं। कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट ना, कैरिंग अमाउंट में जितने में बुक्स में कैरी हो रहा है। पढ़ देता हूं, पूरा पढ़ देता हूं। अब दिख रहा है डिप्रिसिएशन ही होगा, DEPRE, और तब से क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ, पहले वाले में माना है कि रेसिडुअल वैल्यू नहीं है, दूसरे में माना है कि 1 लाख है, तीसरे में माना 1 लाख है, बट लाइफ बदल दी है। पहले में माना नो रेसिडुअल वैल्यू 10 साल, दूसरे में 1 लाख 10 साल, तीसरे में 1 लाख 8 साल। अरे मैं ये पढ़ाना चाहता हूं यार कि डिप्शन जो चार्ज होगा वो घटाने के बाद वाली फिगर पे होगा, सीधी बात।
भाई साहब लाइट तो गया है कट, तो एक काम कर लें हम लोग, ब्रेक ले ही लें क्योंकि थोड़ा देर लगेगा आने में। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, फिर आ गया रुक जा, चलो ना ना रुक जा, 10 मिनट है, थोड़ा सुन लो। कर लिया बेटा सबने? क्या ना, कोई चीज जब शुरू हुई है तो जरा खत्म हो जाए। हाँ बेटा जी, क्या करें? रेसिडुअल वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू क्या होता है? प्रभु आपके चरण किधर हैं? अभी फाउंडेशन में बिल्कुल मामला निपटा हुआ है, एक पूरा चैप्टर है डिप्रेसिएशन का, जो कहता है कि अगर कभी कोई एसेट्स की ओरिजिनल कॉस्ट इतनी है और हमें लगता है कि जब यूजफुल लाइफ खत्म होगा तो इतने में बिक जाएगी, उसको बोलते हैं एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू। अरे बाप रे, आ जाओ बेटा आ जाओ, ठीक किया, पूछ के अच्छा किया। देखो ये होता है बेटा ओरिजिनल कॉस्ट, जितने में आपने खरीदा। और आज से 8 साल 10 साल बाद देखो ट्रैक्टर कुछ भी है तो लोहा तो है ना यार, नहीं भी चलता है बेटा तब भी बिकता है। एक मेरे पास ट्रैक्टर था बहुत पुराना, पिताजी ने उसको एकदम मतलब खरीदा था, बेकार हो गया था, ऐसे घर पे पड़ा हुआ था, हम लोगों ने बेचा, 17,000 में बिक गया। हाँ कबाड़ी वाला खोल के ले गया लोहा, इंजन तो लोहे का ही होता है ना, बड़ा भारी होता है, किसी को पता हो ट्रैक्टर तो वो तो मिलेगा ना भाई। तो मुझे लगता है कि लास्ट में मुझे जो मिलेगा उसको क्या बोलते हैं? रेसिडुअल वैल्यू। कौन थे सज्जन जिन्होंने ये पूछा था? कोई बुराई नहीं है, मैं जानना चाहता हूं ताकि मैं आगे आपको उसी हिसाब से बताऊं। हाथ उठाइए। इसमें कोई बुराई नहीं बेटा, नहीं जानते हो तभी तो यहां आए हो बेटा। नहीं, मुझे जानना जरूरी है ताकि आगे से नहीं सुनो ना, मैं आपके सवालों का समुचित जवाब दे सकूं। डॉक्टर से कभी इलाज नहीं, कभी अपनी कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। ठीक है बेटा, आपने बीकॉम किया है या सीए फाउंडेशन किया है? बीएससी किया था, ठीक है बेटा, और बीएससी से डायरेक्ट यहाँ आए है ना? चल कोई बात, ठीक है, आपका बिल्कुल जायज है। उन्होंने कब पढ़ा? कभी नहीं पढ़ा उन्होंने। तो ऐसी बेटा सुनिए, अब आज बता दूं क्या नाम है आपका। देखो बेटा, चूंकि क्लास कराते समय कई बार रिदम में कुछ चीजें मैं एज्यूम कर लेता हूं जो मुझे नहीं करनी चाहिए टीचर, लेकिन चलो कर लेता हूं, तो आपका बेटा पूरा हक है। जब भी कोई टेक्निकल टर्म, वैसे तो आपने देखा होगा मैं सभी टर्म रुक के बताता हूं, बट फिर भी कोई टर्म बेटा छूट रहा हो प्लीज मुझे रोकना, और मैं आपको वादा करता हूं अभी से लेकर नवंबर तक मैं बताऊंगा। ठीक है बेटा जी, चलिए आइए। हाँ, अदर नेम स्क्रैप वैल्यू भी हो सकता है इसका नाम। रेसिडुअल का मतलब होता है बचा हुआ, है ना, रेसिडुअल। जैसे आप आम खाते हैं बेटा, गुठली बच जाती है, वही रेसिडुअल है। ये तो बायोलॉजी में पढ़ाई होगा, बीएससी में। चलें आगे। अब देखो इसकी जनरेंटी कैसे होगी। जनरेंटी आती है कि नहीं थोड़ा बहुत आपको? शिवम, नहीं आती है तो फाउंडेशन की क्लास अटेंड कर लो। सुबह 9 से 11 होती है, यहाँ पे 11:30 से होती है ना, कल से आ जाना, कोई नहीं रोकेगा। रूम नंबर 102 में वहां आ जाना, कल मैं पढ़ाऊंगा जनरेंटी कैसे पास करते हैं। तो मैं सही में आपको इनवाइट कर रहा हूँ बेटा, कल और 2-3 हफ्ते आप वहां पे आ जाइए फाउंडेशन की क्लास में। और भी कोई है नॉन कमर्स जिनको जनरल लेजर में दिक्कत हो, आप दोनों लोग आ जाइए, एक दूसरे को देख लीजिए, ठीक है? आप दोनों लोग वहां आ जाइएगा। टाइम बता देता हूं, 9 से 11। बड़ा अच्छा समय आपने पूछ लिया। जनरल एंट्री ही क्या होता है ये बताऊंगा। अब देखो यहां मेरी मजबूरी है, यहां मैं नॉमिनल पर्सनल शुरू नहीं कर सकता, कारण बताइए, फिर ये सिलेबस नहीं हो पाएगा। समझ रहे मेरी बात आप? अब फाइनल क्लास में बैठेंगे तो कुछ मान के पढ़ाएगा ना बेचारा, तो चाह के भी हम वहां नहीं उतर सकते, लेकिन वहां पढ़ाएंगे ना। वहां 3 हफ्ते 9 क्लास कर लीजिए, 9 क्लास कर लीजिए बेटा, और 2-2 घंटे की मैं क्लास कराता हूं, मैं कभी छोटी क्लास नहीं कराता। 9 बजे शुरू करता हूं, एग्जैक्ट 11 बजे खत्म करता हूं। तो उससे क्या होगा, 18 घंटे आप जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट पढ़ लेंगे ना, तो यहाँ पे बहुत मदद मिलेगी। पक्का नोट करो अपने दिमाग में कहीं, पक्का आना है। समझिए कि आपका पार्ट एंड पार्सल है, ठीक है? उसकी कोई फीस नहीं है, आपने फीस दी है यही बहुत है। आइए, तो जनरल एंट्री बताओ भाई, जब एसेट खरीदोगे तो क्या लिखोगे?
एक मिनट को फॉर्मेट ही बना देता हूँ, मुझे ज्यादा मजा आता है फॉर्मेट बना के। जब आप परचेज ऑफ एसेट करोगे तो जाहिर लिखोगे फिक्स एसेट अकाउंट, ट्रैक्टर अकाउंट, जो भी नाम है ना, अकाउंट डियर टू कैश, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बैंक भी हो सकता है बेटा, वो देख लेना। अब जब गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगा, व्हेन गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड, ठीक है बेटा जी, कैसे मिलेगा? चेक मिलेगा। चलो बैंक लिख लो, कोई बात नहीं, सरकार कैश नहीं देती, जनरली अकाउंट देती है ना। बैंक टू गवर्नमेंट ग्रांट। कई लोग सीधे फिक्स एसेट लिख लेते हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। तुमने कभी गोलगप्पे वाले को बोला मेरे मुंह में डाल दो? फालतू में दोनों में डालने से क्या फायदा? ठीक है, तो सीधे फिक्स एसेट में डालना उचित नहीं है, ठीक बात है। अब हम इसको डालें तो अच्छा रहेगा, गवर्नमेंट ग्रांट ट्रांसफर टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। चलो थोड़ी बहुत मस्ती होती रहनी चाहिए। देखो भाई, इसका बैलेंस है क्रेडिट, ये कब खत्म होगा? जब ये डेबिट होगा। और उस बंदे का बैलेंस है डेबिट, वो कब कम होगा? मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग, जब एसेट कम हो तो क्या करते हैं उसको? क्रेडिट। याद है, लायबिलिटी बढ़े तो डेबिट, आमदनी कम हो तो डेबिट। ये आमदनी आया था, हम लिखा क्रेडिट ऑल द इनकम, लेकिन ये इनकम खत्म हो गई तो डेबिट। मॉडर्न रूल यही कहता है ना। टू, पढ़ा भी है मॉडर्न रूल, आपके सीए फाउंडेशन के मटेरियल में है। टू फिक्स्ड एसेट। कोई बात नहीं बेटा, नहीं भी पढ़ाओ, मेरे से बात करते रहना, मैं सब बताऊंगा। ये 6 महीने का मजाक थोड़ा ना, 110 क्लासेस कोई मजाक थोड़ा ना है। 3 घंटे 110 क्लास, मुझे नहीं लगता इंडिया में कोई इतना वो लंबा अकाउंट पढ़ाता होगा। जी बेटा, 330 घंटे की बेटा हम लोग पढ़ाई करेंगे। मुझे नहीं लगता इंडिया कोई भी टीचर इतना एडवांस अकाउंट में टाइम देता होगा, उन लोगों के पास बोलने के लिए इतनी बातें ही नहीं है, हमारे पास है, यही एक्सपीरियंस का फायदा है। चलिए बेटा, कर लिया सबने? एक बेटा छोटा सा क्वेश्चन देखो, 3.1, जेड लिमिटेड ने फिक्स्ड एसेट परचेज किया 50 लाख, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 1 है। मिला बच्चों को? सेकंड मेथड भी पढ़ाएंगे, भी रुक जाओ। 50 लाख, लाइफ कितनी है, और सैल्वेज वैल्यू। अब सैल्वेज वैल्यू शिवम ध्यान दो, ये नाम है रेसिडिवल वैल्यू का। सैल्वेज मतलब होता है बचा हुआ, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू का दूसरा नाम है, लिख लो, सभी बच्चे लिख लें। एक न एक दिन तो शब्द सुनना ही है, बस एक ही बार तो सुनना है, उसके बाद शब्द आपका हो गया। शिवम बताओ 3 कौन कौन से नाम? रेसिडुअल वैल्यू शिवम को बोलने दो, शिवम बोलो। और
और सैल्वेज वैल्यू। तीनों बोलो फिर से एक बार। यस, और तीनों नहीं बोल रहे हो तुम, फिर से बोलो। हाँ, जानते हो जुबान पे चढ़ने की बात होती है। इससे मैं बोलता हूं ना कि मैग्नीशियम पारा कार्बन डाई या मोनोकार्बन डाई, तो मैं नहीं बोल पाता क्योंकि मुझे बोलने की आदत नहीं है। मैग्नीशियम डाई कार्बन डाई, ये बोलने मुझे अजीब सा लगता है, बट सैल्वेज वैल्यू मुझे लगता है गजल है। आहा, क्योंकि मेरा काम है सैल्वेज वैल्यू रोज बोलना, रेसिडुअल वैल्यू रोज बोलना मेरा काम है, तो मेरी जुबान इस पे बैठी हुई है। लेकिन मेरे से वो सब चीजें बोलना थोड़ी थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि मैं केमिस्ट्री का टीचर नहीं हूं, केमिस्ट्री का स्टूडेंट भी नहीं हूं मैं। केमिकल रिएक्शन भगवान ही मालिक है, मेरे से नहीं हो सकता। मैं बोल भी नहीं, बेसिक केमिकल रिएक्शन में नहीं बोल सकता। इतना मुझे आता है कि जल का होता है H2O, और एकमात्र यही मुझे आता है। हाँ, O2। अरे वाह, क्या बात है, फिर तो ठीक ठाक है केमिस्ट्री मेरी। हाइड्रोजन का H होता है शायद। पागल है, उससे मुझे नहीं आता, इधर आओ। एक लिथियम हीलियम, ठीक है कि नहीं, मुझे ये नहीं पता लिथियम क्या है। यही कहना चाहता हूं। सुनो, इक्वेशन वही बढ़िया लिख सकता है जो पहले कंपोनेंट को भली भांति समझता हो, उसकी नजर में हो कि लिथियम क्या है, गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है, क्या है। यही मैं कहना चाहता हूं। बिना ये समझे कोई इक्वेशन बनाए, बना तो लेगा, रट तो लेगा, लेकिन वो बात नहीं बनेगी। हमारी दुनिया में भी बेटा शब्दों को समझे बगैर तुम कॉस्टिंग करने बैठ जाओ, तुम अकाउंट करने बैठ जाओ, नहीं कर पाओगे, दीवानगी नहीं आएगी, गजल का मजा नहीं है। शब्द का मतलब समझे बगैर आएगा कुछ। आपने देखा उर्दू के कई सारे ऐसे गजल हैं जो कमाल के हैं, लेकिन हमें नहीं समझ आते क्योंकि उसके शब्द थोड़े, हाँ, हमें कौन से समझ आता है जो चालू टाइप का हो, कि गम में उनके हमने टब भर दिए और वाय नहा के चल दिए, ठीक है कि नहीं। अब इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि उनकी जुदाई में हमने रो रो के टब भर दिए और वो आए और नहा के चल दिए। अब एकदम चुचुंदर टाइप का है ये, एकदम चिप चिप थ्रिल है, तो चिप थ्रिल समझ में आ जाता है। यही, गलत काम नहीं करना चाहिए। कोई तुम्हारे साथ गलत कर देना बेटा, जाने दो, माफ करो, अपने काम पे रहो। आ जाओ, फिक्स्ड एसेट बताओ, इधर आओ, ये बताओ। मैं शाम में जाता हूं, आज मैं जाऊंगा, मुझे खुशी होगी कि मैंने बच्चों को AS2 की जो भी बची हुई चीजें थी पढ़ा दी, और AS12 का कॉन्सेप्ट 1 पढ़ा दिया, सॉरी कॉन्सेप्ट 3 पढ़ा दिया। इस बात की मुझे खुशी, रात को मुझे नींद अच्छी आएगी। कल आऊंगा, फिर 4 5 6 7 पढ़ाऊंगा। कर लिया बेटा। चलो, कितनी रेसिडुअल वैल्यू है इसकी, पहले ये लिखो, ये सब एंट्री फर्स्ट ईयर की है, पता है आपको। अब साल के लास्ट में डिप्रेसिएशन होगा, बुलंद भारत की बुलंद आवाज, बताओ डिप्सन कितने में चार्ज करोगे। क्यों 35 लाख। चलो, और उसके बाद रेसिडुअल वैल्यू नहीं माइनस करोगे। कितना साल पर ईयर बताओ, बोलो एंट्री। ये तो मैंने नहीं पढ़ाई, शुभम ध्यान दो, ये एंट्री मैंने नहीं पढ़ाई है, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं कि यहाँ जो बच्चे बैठे हैं वो जानते हैं डेप्सन एक एक्सपेंस है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेज, और इससे एसेट कम होता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कितना बेटा जी। अब सेकेंड ईयर में क्या होगा, एक मिनट को इसको जरा PL में ट्रांसफर कर दें। ये नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन क्या है ना कि साल के आखिर में, शुभम ध्यान देना, सारे इनकम और एक्सपेंसेस कहाँ ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस। जो एसेट होगा तो बैलेंस शीट में चला जाएगा, ये PL में चला जाएगा। अब बताओ सेकेंड ईयर की एंट्री, परचेज की एंट्री नहीं करोगे, गवर्नमेंट ग्रांट की नहीं करोगे, वो हर साल थोड़े ना खरीद रहे हैं।
अब जिसको जहां ट्रायल करना था आपने कर लिया, खबरदार जो एक दिन क्लास में मिस हुए, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा बेटा, मैं तो 2 बच्चे कम है 4 बच्चे कम है तो मैं तो उसी मेहनत से पढ़ाऊंगा, नुकसान आपका होगा। समय बीत जाएगा, फिर वही प्रॉब्लम, 15% वाली कैटेगरी में आप नहीं आएंगे। चैलेंज है 15% वाली कैटेगरी में आना, और वो तभी है जब तमन्यता से एकदम पढ़ते रहें।